गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, आवाज़ आ रही है सब लोगों को? यस सर। ठीक है। तो लास्ट टाइम वो एक क्वेश्चन मैंने कहा था, उसका सोचा आंसर क्या है वो? क्वेश्चन क्या था, याद है? ठीक है, चलो कुछ सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज भेज दूंगा, है ना? उनको ट्राई कर लेना, कुछ नया पढ़ लेते हैं आज, है ना? सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी। ये हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर्स का पार्ट हो जाएगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना? इसमें सेंटर ऑफ मास के बाद लीनियर मोमेंटम वगैरह, कोलिजन, ये सब आएगा। एनीवे, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं ना। होमवर्क वाले का आंसर क्या था? ठीक है, तो अब देखो बाकी जनता को तो इंटरेस्ट है नहीं, यानी आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा, है ना? क्यों टाइम खराब करें बाकी लोगों का, इनको और भी बहुत काम है। एनीवे, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है एक बार ये समझ लेते हैं। तो इसको पहले तो बिना किसी मैथ्स के समझने की कोशिश करते हैं। तो इमेजिन करो कि आपके पास एक अनइवन शेप्ड ऑब्जेक्ट है कोई, है ना? जैसे मान लो एक अजीब से शेप का पत्थर है, और लेट से हमारे पास एक सपोर्ट है ना। सपोर्ट कैसा? इस तरह से एक वेज जैसा मान लेते हैं, है ना, सपोर्ट। और इसके ऊपर एक रॉड को अगर हमें बैलेंस करना है, तो यूनिफॉर्म रॉड होगी तो आप उसको इस तरह रख दो कि दोनों तरफ बराबर बराबर हो, तो ऐसे बैलेंस कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है आपको? एक सिंगल सपोर्ट पे एक रॉड को बैलेंस करना हो, यूनिफॉर्म रॉड को, तो आप उसे बिल्कुल सेंटर यहाँ पे इसके ऊपर रख दो, है ना? इस सपोर्ट को आप थोड़ा सा 3D में समझ सकते हो। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट रखना हो तो ये सपोर्ट आप ऐसे इमेजिन कर लो, इस तरीके का, ऐसे इमेजिन कर लो इसको, है ना? सामने से देखने पे सिर्फ ये ट्रायंगल पार्ट दिखाई देगा आपको। एनीवे, इसके टिप पे हमने रॉड को ऐसे रख दिया। अब रॉड एकदम हॉरिजॉन्टली बैलेंस्ड है, ऐसा कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, अपनी उंगली के ऊपर स्केल को बैलेंस किया होगा कभी आपने? कभी कभी किया हो, है ना? तो ऐसा कर सकते हैं। मतलब अब इमेजिन करो एक अनइवनली शेप्ड ऑब्जेक्ट को अगर हमें ये काम करना है ऐसे, तो अगर आप ये सक्सेसफुली कर लेते हो, लेट से यहाँ पर अगर आप ये रखते हो अपना सपोर्ट, और ये बॉडी बैलेंस हो जाती है इसके ऊपर, ठीक है ना? तो इस बात की आप गारंटी ले सकते हो कि जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो इस वर्टिकल लाइन पे कहीं होगा। एग्जैक्टली कहाँ होगा वो तो पता करने से ही पता चलेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन पे होगा, ऐसा आप कह सकते हो। ये कैसे होगा ये हम बाद में चल के समझ लेंगे, बट फिलहाल आप समझो कि सेंटर ऑफ मास के ठीक नीचे अगर आप अपना सपोर्ट रखते हो, जैसे कि जो मैं स्केल वाली बात कह रहा था, ये एक रूलर या स्केल है, आप इसे अपनी उंगली पर टिकाना चाहते हो, तो उंगली आपकी कहाँ, किसके ठीक नीचे होनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास के ठीक नीचे आपकी उंगली होनी चाहिए। लेट्स से ये हमारी फिंगर है, ऐसे रखी हुई है हमारी फिंगर, ठीक है ना? तो फिंगर के ऊपर अगर हमें टिकाना है तो हमारी फिंगर ठीक इस पॉइंट के नीचे होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास के नीचे। तो सेंटर ऑफ मास इस तरीके से वर्क करता है, बस समझ सकते हो? ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं सेंटर ऑफ मास का। लेट्स से यही अनइवनली शेप्ड ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये एक अनइवनली शेप्ड ऑब्जेक्ट है। आप
इसके एग्जांपल में कुछ भी ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लो। लेट से इसे आप यहाँ से पकड़ लेते हो, इस जगह से पकड़ लेते हो। पकड़ना होता है, हिंज करना होता है। ये वर्ड हिंज समझ सकते हो, हिंज। यहाँ से आपने इसे पकड़ लिया, ठीक है। और जैसे ही आपने ये किया, आप देखोगे कि ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, आपके पकड़ते ही ये रोटेट हो जाएगा। ये काम एक बुक के साथ कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई बुक रखी हो तो आप उसको एक कॉर्नर से होल्ड कर लो हवा में वर्टिकली। ये बुक है, मान लेते हैं कोई बुक है आपके पास, है ना। ये बुक हो गई है। इस बुक को इस कॉर्नर से पकड़ लो, आप यहाँ से पकड़ लो ऐसे 2 उंगलियों के बीच में। क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने? ये बुक ऐसे रोटेट हुई कि नहीं हुई? यस सर। ऐसे हो जाती है ना, ठीक है। तो जब ये बुक ऐसे रोटेट हो जाएगी, आप इसको रोटेट होने दो और उसके बाद ये स्टेबल हो जाने दो। आप देखोगे कि जब ये स्टेबल हो जाए, एक बार आपने इसको पकड़ा उसके बाद स्टेबल हो जाए, तो आपको कुछ एक बात समझ में आएगी कि जो आपका हिंज है उसी की वर्टिकल लाइन में कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। यानी अब आपकी बुक जो है, जैसे मान लो बुक अगर बिल्कुल इवन है तो ये इसका सेंटर ऑफ मास इमेजिन कर लें। अगर बुक एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मास मान लें तो ये सेंटर ऑफ मास हुआ। तो आप देखोगे अब जब आपने बुक को होल्ड किया तो फाइनली ये तो हुआ आपकी उंगलियां जहां आपने पकड़ा हुआ है हिंज का काम करेगी, है ना। और ये आपकी बुक हो गई, ये आपकी बुक हो गई। ये जो बुक है आपकी, ये ऐसे मान लेते हैं। तो अब ये हो गया हिंज और यहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास, इस तरीके से। यानी जब भी आप किसी बॉडी को किसी हिंज के अबाउट सस्पेंड करते हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाता है? सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाता है? उसी की लाइन में, उसी की वर्टिकल लाइन में, है ना। उसी के वर्टिकली बिलो कहीं आ जाता है, ये बात ठीक है। यानी ए बॉडी कैन ओनली बी बैलेंस्ड अबाउट अ हिंज व्हेन द सेंटर ऑफ मास लाइज, व्हेन द सेंटर ऑफ मास लाइज, सेंटर ऑफ मास लाइज लाइन वर्टिकल हाँ टू, हाँ, वर्टिकली बिलो द हिंज, ये बात ठीक है। अच्छा, वर्टिकली, वर्टिकली बिलो द हिंज, ये बात ठीक है ना, पक्का? यस। ठीक है। तो हाँ, कहने का मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ कुछ आइडिया हमें लगने लग जाएगा कि सेंटर ऑफ मास एक बैलेंसिंग पॉइंट की तरह काम करता है बॉडी में। किसकी तरह काम करता है? बैलेंसिंग पॉइंट। बैलेंसिंग पॉइंट की तरह काम करता है, ठीक है ना। ठीक है, और एग्जांपल हम सेंटर ऑफ मास के ले लेते हैं। लेट्स से आप इमेजिन करो कि एक पर्सन है ना, जो आपने कभी झुक के अपने पैर छूने की कोशिश की है? कितने लोग कर लेते हैं Yes, काम sir. एक्चुअली? सर क्या? इतने फ्लेक्सिबल हो कि अपने पैर छू लेते हो झुक के? यस सर। कर लेते हो? हाँ, सर हाथों से। हाँ, हाथों से छूते और कैसे, हाँ वो तो इजी है। है ना। हाथ, अच्छा अगर कर लेते हो ठीक है। अब इमेजिन करो कि ये कोई बहुत ही मतलब है ना आउट ऑफ शेप पर्सन हो, है ना, जो बहुत बड़ा सा पेट हो जिसका, वो ये काम करने की कोशिश करे तो वो नीचे गिर जाएगा, टॉपल हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। सोचो सोचो, यस सर। चांसेस है ना। पहली बात तो वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसने भी आउट ऑफ शेप होने में मेहनत की होगी, है ना। तो उस दौरान ये फ्लेक्सिबिलिटी चली गई होगी बॉडी से। बट मान लो समहाउ फ्लेक्सिबिलिटी है, वो वाला इशू नहीं है। तो अब आप समझो क्या है कि देखो एक 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 यूनिफॉर्म पर्सन मान लेते हैं। यहाँ ये हिप जॉइंट हो गया, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हो गया, 2 स्केल की तरह मान लें बॉडी को। अब ये यूनिफॉर्म पर्सन जो है, ये जब झुकता है तो ये अपने आप को देखो, इसका सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास हो गया बॉडी का, ठीक है ना। ये झुकता है तो सेंटर ऑफ मास साथ साथ झुकेगा, ऐसे आ रहा है नीचे, आ रहा है नीचे, आ रहा है। कुछ बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर आ रहे। यस सर। ठीक है ना। लेकिन अगर यही मान लो पर्सन इस शेप का होता, ऐसा इतना अजीब सा शेप्ड है, मतलब अजीब शेप मतलब बहुत बड़ा सा पेट मान लेते हैं ना, बहुत ही पर्सन जो है वो फैट है, तो उस केस में क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। अब ये सेंटर ऑफ मास को लेके झुकने की कोशिश करे तो देखो इसका वेट जो है
वो इस तरफ जोर लगाए, वो जोर को टॉर्क कहते हैं एक्चुअली, है ना। ये पर्सन झुकेगा तो टॉर्क यहाँ से लगेगा, ये जब ये झुकेगा पतला वाला पर्सन तो इस टॉर्क यहाँ से लगेगा, ये है तो टॉर्क यहाँ से, टॉर्क का मतलब खींच रहा है कोई से नीचे, तो किसके टॉपल होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे? सर बड़े वाले। मोटे वाले पर्सन के बात, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास ऐसे भी बहुत सारे रोल प्ले करता है। जब आप अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं, है ना, तो अगर सेंटर ऑफ मास बहुत दूर चला जाएगा एक्सिस से, एक्सिस क्या होता है ये बात हम रोटेशन में पढ़ेंगे, तो फिर आपकी स्टेबिलिटी जो होगी वो एक इशू बन जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के सेंटर ऑफ मास के ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम समझ सकते हैं, बट ये तो हुई बात एक मतलब है ना नॉन मैथमेटिकल वे में सेंटर ऑफ मास को समझने की। मैथमेटिकली सेंटर ऑफ मास क्या होता है ना, तो what is the center of mass, और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं मैथमेटिकली, है ना, मैथमेटिकली। तो सबसे पहले तो एक बात आपको समझनी होगी, मैथमेटिकली सेंटर ऑफ मास मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, सेंटर ऑफ मास इज ए लोकेशन, समझना, सेंटर ऑफ मास किसी पार्टिकल का नाम नहीं है, सबसे पहले तो ये क्लियर कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास किसका नाम है? एक लोकेशन का नाम है, ये बात ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास इज समथिंग दैट हैज टू बी लोकेटेड, पक्की बात। जैसे हमने एक्सपीरियंस से कह दिया कि एक यूनिफॉर्म अगर रूलर या स्केल है हमारे पास, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में, थोड़ा हाँ, बीच मतलब में सेंटर ऑफ सिमिट्री में कह देते हैं, जो पॉइंट पूरी बॉडी को सिमिट्रिकली डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट पे होगा। यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए हमने ऐसा एक्सपीरियंस से कह दिया, ये बात ठीक है। तो फिर नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज जो होंगी उनका सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करेंगे? तो अब ये लोकेशन, हाउ टू लोकेट, है ना, हाउ टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास, लोकेट कैसे करें सेंटर ऑफ मास को? तो यहां पर हम लिखते हैं द लोकेशन, लिखता चलना मेरे साथ, है ना, द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये टर्म अब इस चैप्टर में बार बार आती रहेगी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज द वेटेड एवरेज। ये अभी लिख लो क्या होता है, फिर मैं समझा दूंगा। वेटेड एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल लोकेशंस, ठीक है ना, वेटेड एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल लोकेशंस, नोट करो इसको। अब यहाँ पे हमने एक टर्म यूज की है, ये वेटेड एवरेज, इसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं, है ना। पहले तो हमने कहा द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज द वेटेड एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल लोकेशंस। यानी अगर एक सिस्टम में मान लो 4 पार्टिकल हैं, चारों की अपनी अपनी लोकेशन है, लोकेशन को कौन से वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आर से, ये बात ठीक है ना। तो सबके अपने अपने आर हैं, R1, R2, R3, R4, इस तरीके सबके अपने पोजिशंस हैं, है ना। अब उन पोजिशंस का हमें लेना है वेटेड एवरेज। तो किसी ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है कभी स्कूल में? स्टैटिस्टिक्स यस सर। पढ़ी है। वेटेड एवरेज कभी यूज किया है आपने? वेटेड मीन, वेटेड एवरेज? सर केवल मीन पढ़ा है, वेटेड मीन तो नहीं पढ़ाया है। अच्छा, सिंपल एवरेज तो निकालना सबको आता है? यस सर। Yes, तो sir. सिंपल एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूँ सिंपल एवरेज, तो आप क्या करते हैं, अगर मान लो आपके पास बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, तो आप कहेंगे मेरे पास क्वांटिटीज हैं x1, x2, x3, x4, और फिर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, तो ये सिंपल एवरेज आ जाएगा। Yes, sir. यस अगर 5 होंगी तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ये बात सही है, Yes, sir. ठीक है ना। तो सिंपल एवरेज। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिस्कशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे सिंपल एवरेज जो है वो बहुत अच्छी पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता। कैसे, ये समझते हैं। जैसे मान लो कि स्कूल में आप लोग के अभी कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना। कौन कौन से 5 पढ़ रहे हो आप? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़ी मैं तो, मतलब
हाँ मतलब सर एक फिक्स कंप्यूटर साइंस। सब्जेक्ट कोई भी मान लो, है ना, कंप्यूटर साइंस मान लेते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब मान लो कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज आप लेट से, है ना, लेट से इनके बेसिस पे एक साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, लेट से, है ना, भगवान अगर ऐसी नौबत आए इंजीनियरिंग में हो जाए बढ़िया, बट मान लो साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक। अब किसी के फिजिक्स में मान लो बोर्ड में आए हैं 80 मार्क्स, केमिस्ट्री में आए 95, मैथ्स में आए 70 और इकोनॉमिक्स में आए 100 और कंप्यूटर साइंस में आए 100। ये हमारे स्टूडेंट नंबर 1 का रिपोर्ट कार्ड हो गया, ठीक है ना। स्टूडेंट नंबर 2 क्या देखते हैं, उसके फिजिक्स में आए 100, केमिस्ट्री में आए 95, मैथ्स में आए 100 और यहाँ आए 80 और यहाँ आए 70। अच्छा अब मुझे बताओ आप कि इन दोनों का एवरेज सेम है कि नहीं? यस सर है। दोनों का एवरेज सेम है, लेकिन आपको क्या लगता है साइंस पढ़ने के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट स्टूडेंट कौन सा है? सेकंड वाला। देखो देखते ही कह दिया आपने ये बात, नहीं ऐसा क्यों कहा आपने? सर साइंस के मार्क्स साइंस ज्यादा है, सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है उसके ज्यादा हैं, ये बात ठीक है ना। इसका मतलब अगर ये जो कॉलेज है ये सिंपल एवरेज पे एडमिशन देता है, थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस है ना भाई, हो सकता है हमारा ये जो स्टूडेंट है इसके यहाँ 90 ही मार्क्स आए होते इस जगह, देखो इससे तो बेटर आए, 80 वाले से तो बेटर आए, लेकिन Yes. यहाँ 90 होते इसका एवरेज खराब हो जाता, नहीं होता? यस और एडमिशन किसको मिलता? ऊपर वाले को, ठीक है ना। Yes, sir. तो यहाँ जो डिस्कशन है उसमें सिंपल एवरेज उस व्यक्ति के लिए अनफेयर हो जाएगा जो साइंस में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट नॉन एसेंशियल सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मान लेते हैं कॉलेज ने क्या किया, इसने एक वेटेज सिस्टम निकाला। कौन सा सिस्टम? वेटेज। उसने कहा कि हम पीसीएम को वेटेज, मतलब पीसीएम में जो वेटेज देंगे, है ना, वो देंगे 1.5 टू 0.5 0.5। ये वेटेज दे दी उन्होंने, कहा कि फिजिक्स की वेटेज है 1.5, केमिस्ट्री की 1.5, मैथ्स की 2 है और इकोनॉमिक्स की 0.5 है और कंप्यूटर साइंस की 0.5 है। अब वेटेड एवरेज कैसे लेते हैं ये देखना। वेटेड एवरेज कैसे लेते हैं ध्यान से देखना। आप हर क्वांटिटी को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो। वेट यानी वेटेज जो है, एक्स आई को डब्ल्यू आई से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा सारे एक्स आई डब्ल्यू आई का सम कर दो और टोटल वेटेज जो है आपकी डब्ल्यू आई उसके सम से डिवाइड कर दो। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे यहाँ अगर मैं वेटेड एवरेज लूंगा तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? फिजिक्स वाले मार्क्स को 1.5 से। केमिस्ट्री के मार्क्स कितने थे? 95, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1.5 से। मैथ्स के मार्क्स थे 100 इंटू 2 करूंगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स के मार्क्स से 80 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 से और फाइनली 70 मार्क्स जो थे कंप्यूटर में उसको करेंगे 0.5 से। ये कर दिया हमने। डिवाइड किससे करेंगे? टोटल वेटेज कितनी है देखो, ये हो गई 3 + 2 5, 5 + 1 6 से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे। वेटेड एवरेज निकालना आ रहा है? यस सर। अच्छा, Yes, sir. इसमें देखना क्योंकि हमने वेटेज से मल्टीप्लाई किया है तो उस व्यक्ति को ज्यादा फायदा मिलेगा जिसने ज्यादा वेट वाले सब्जेक्ट्स में ज्यादा स्कोर किया है। यस sir. सर। फेयर हो गया सिस्टम कि नहीं हो गया? भाई अभी मान लो किसी ने स्कूल में संस्कृत ले रखी थी, है ना, संस्कृत, और वो बहुत बड़े विद्वान थे, 100 स्कोर कर रहे थे यहाँ पे, तो वो साइंस कॉलेज में फायदा उठा लेते सिंपल एवरेज में कि नहीं? यस सर। ठीक है ना। लेकिन अगर हम वेटेज कम कर देंगे किसी भी नॉन एसेंशियल सब्जेक्ट का जो साइंस रिलेटेड नहीं है तो अपने आप वो फायदा चला जाएगा उसके हाथ से। यस सर। की बात है ना। तो वेटेज देना समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। ऐसे ही सोचो क्या होता है कि जैसे मान लो हम एक सेंटर ऑफ मास लोकेट करना चाह रहे हैं किसी बॉडी का। अब मेरी बात समझना देखो, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये बना लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपने पहले भी देखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड वाला। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं, ये ठीक है। Origin. अब मान लो हमारे पास
सिस्टम में 4 पार्टिकल हैं, M1, M2, M3 और M4। इनकी पोजीशन वेक्टर्स लिख देते हैं। देखो पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, ये वाला कहलाएगा R2 वेक्टर, ये कहलाएगा R3 वेक्टर, और ये वाला क्या कहलाएगा R4 वेक्टर। ये सही है ना। अब मैंने कहा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, उसको कह देते हैं RCM वेक्टर। ये किसकी पोजीशन वेक्टर हो गया है? सेंटर ऑफ मास का। Center of mass. ये इन सब पोजीशंस का वेटेड एवरेज है, जिसमें वेट किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं? मास के साथ। यानी जो सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट या सबसे मैसिव पार्टिकल होगा वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा किसकी लोकेशन में? Center of mass. सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में। एकदम फेयर सिस्टम है ये। Yes, sir. Yes. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूं? M1 टाइम्स R1। देखो मैंने R1 को किससे मल्टीप्लाई किया? उसके वेटेज से, M1 से। R2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? M2 से। ऐसे ही M3 R3, M4 R4। अपने आप जिसका वेट ज्यादा होगा यानी मास ज्यादा होगा वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा पोजीशन में। और डिवाइड किससे करूं? Mass के सम से. M1 प्लस M2 प्लस, बिल्कुल सही है ना, M3 प्लस M4। ठीक है, तो आज से ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास? Center of mass. सेंटर ऑफ मास की लोकेशन का फॉर्मूला बन गया है ना। Yes, sir. तो इसको जनरलाइज कर देते हैं। देखो RCM वेक्टर को बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो सिग्मा लिख देते हैं, कहाँ से कहाँ तक? I गोइंग फ्रॉम 1 to n, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। फिर यहाँ पर लिख देते हैं MI RI वेक्टर, RI है ये, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखूं? सिग्मा ऑफ M. MI है ना, I गोइंग फ्रॉम 1 to n। नोट कर लो इसको। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इस डिस्कशन से क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास इज नियरेस्ट टू द हैवीएस्ट पार्टिकल? Yes, sir. लिख लें, स्टेटमेंट को लिख लें। लिखो, इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक सिस्टम जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स द सेंटर ऑफ मास इज नियरेस्ट टू, किसके नियरेस्ट है बेटा? heaviest. द हैवीएस्ट पार्टिकल है ना, जो हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ द सिस्टम होगा सेंटर ऑफ मास उसके नियरेस्ट या क्लोजेस्ट होगा। पक्की बात? Yes, sir. एकदम क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अगर मान लो हम सन और अर्थ की बात करें एज अ सिस्टम, है ना, एक हो गया सन, एक हो गई अर्थ, सेंटर ऑफ मास ऑफ ये 2 पार्टिकल सिस्टम का किसके क्लोजेस्ट होगा? Sun. सन के, है ना। इनफैक्ट सन जो है वो अर्थ से इतना ज़्यादा मैसिव है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ सन सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट किस पे लाया करता है? Sun पे. सन पे ही लाया करता है ना। सन इतना बड़ा है कंपेयर टू अर्थ। पक्की बात? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हम समझ गए। अच्छा, ये तो हुआ समझना। अब इसको अप्लाई करके देखें। Yes, sir. चलो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले 2-2 पार्टिकल लेते हैं, फिर 3 लेंगे, फिर 4 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ओरिजिन, है ना। यहाँ पे एक 3m मास रख देते हैं हम, 3m, और इसको कह देते हैं -2,0। ठीक है जी, ये क्लियर है। यहाँ पे एक m मास रख देते हैं और इसको लिख देते हैं 1,0। ठीक है, 1,0 क्लियर है सबको ना?
Yes. Yes, इसका sir. सेंटर ऑफ मास लोकेट करके बताओ मुझे कहाँ पे होगा। अच्छा गेस करो, माइनस साइड पे होगा कि प्लस साइड पे होगा, चलो ये गेस कर लो पहले। Minus. Minus. ऐसा गेस कर रहे हो सब लोग, सही है ना एकदम? चलो एक बार सॉल्व Yes, करके sir. बता दो मुझे ना, एक बार सॉल्व करके बता दो कि सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होगा। -5/4. वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। Yes, sir. -5/4. सबका आ रहा आंसर -5/4? Yes, sir. एकदम क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? किसी का नहीं आया हो आंसर तो पूछ लो। सब लोगों को आंसर क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक काम कर लेते हैं, इसमें एक तीसरा पार्टिकल ऐड कर लेते हैं हम लोग। सेम यही सिस्टम रहने देते हैं, इसमें एक थर्ड पार्टिकल ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4m का एक पार्टिकल है, और इसकी पोजीशन लिख लेते हैं 3,0 पे ना, 3,0। ठीक। Sir, 0. अच्छा सॉरी बेटा, मैंने उल्टा लिख दिया, 0,3 लिखेंगे, 0,3 बिल्कुल है ना, वाई एक्सिस पे ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ना सिर्फ XCM हो जाएगा बल्कि YCM भी हो जाएगा, है ना। X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ जब मैं ऊपर सम करूंगा तो सिर्फ किसका सम करूंगा, X कोऑर्डिनेट्स के वेटेज का सम करूंगा, सही है ना। और यहाँ जब करूंगा तो कौन से कोऑर्डिनेट्स के वेटेज का सम करूंगा, Y coordinate. Y कोऑर्डिनेट्स के। अच्छा पहले XCM फाइंड कर लेते हैं, बताओ क्या लिखूं, क्या लिखूं? -6m + m. -6 + 0, इसका तो कंट्रीब्यूशन 0 है, Plus 1. +1। मैं ना m डायरेक्ट गायब कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है m नीचे ऊपर कैंसिल हो जाना है। और टोटल मास कितना लिखूं, 8. 8, ये ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ गया -3/4 है ना, सही है, नहीं -5/8, -5/8 है ना, ये सही है, क्लियर है। y देख लेते हैं, y में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 0. 0। इसका कितना है, 3. 12 है बेटा, 12 देखो, हाँ, yes, sir. Sorry. 12. 12। इसका कितना है, 0. 0। और टोटल में 8 लिख दूं यहाँ पे, तो ये देखो 3/2 आ जाएगा कि नहीं, Yes, sir. पक्की बात। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा यहाँ पे ना एक ट्रिक है, एक बात नोट करना, देखो वाई एक्सिस की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ एक्स एक्सिस पे टोटल मास कितना रखा हुआ है, 4. 4m, और ऊपर कितना रखा हुआ है, 4m. 4m। 4m ऊपर 4m नीचे, तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, ऊपर Yes, नीचे sir. सेम मास है। Yes, देखो sir. अपने आप 3 का आधा हाफ 3/2 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. Yes, अच्छा sir. अगर मैं यहाँ m की जगह 2m रख दूं तो सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा कि नीचे आ जाएगा, नीचे. नीचे आ नीचे. जाएगा, ये क्लियर है। Yes, sir. अच्छा अगर मैं 4m की जगह 5m कर दूं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा, हाफ ऊपर पे. चला जाएगा, नहीं हाफ से ऊपर चला जाएगा ना बेटा। अच्छा मुझे लगा आप 2m के साथ ले नहीं रहे नहीं हो. नहीं, अच्छा ओके. वो था, वो अलग हो गया। अगर मैं ये तो जैसा है वैसा रहने देता हूँ, इसको 5m कर देता हूँ, तो सेंटर ऑफ मास इस 3/2 से ऊपर चला जाएगा ना। Yes, sir. Yes, ये sir. बात क्लियर हो रही है एकदम, Yes, sir. एकदम पक्का, Yes, sir. ठीक है चलो डन है। क्वेश्चन पूछो, सॉल्व करोगे, Yes, sir. ठीक है। अब ये तो चलो छोड़ो, मैं नहीं बनाते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मेरे पास 3 पार्टिकल हैं A, B और C, ठीक है ना। अच्छा मासेस कितने कितने इनके, 1 kg, 3 kg एंड 2 kg, ये क्लियर हो रहा है सबको।
इनकी पोजीशन लिख देता हूँ मैं। देखो इनकी पोजीशन क्या है, लेट से ये है -4,0 पे, ये है -3,0 पे, और ये पता नहीं ,0 पे। लोकेट कर सकते हो इसको, पता नहीं को। अच्छा कैसे करेंगे वो समझते हैं। द सेंटर ऑफ मास लाइज एट द ओरिजिन, ऐसा कहा गया है। तो आप सी को लोकेट कर सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. बताओ, सॉल्व करो। सिक्स पॉइंट फाइव पे है क्या? अभी देखते हैं बेटा, है ना? Yes, sir. 6. यही आ रहा Yes, है, sir, 13/2. सबका यही आ रहा है। Yes, sir. किसी का नहीं आ रहा तो बताओ। 13/2। हाँ यस सर, यही है। पक्का। तो मैं सॉल्व करूं या ना करूं, क्या करूं? सर एक बार कर दिखाइए। हाँ ये हुआ ना, देखो। चलो तो मान लेते हैं x है ना, हमें क्या पता है, x मान लेते हैं इसको। तो हमने कहा देखो इनके कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, कितने हुए, -4 -9 + 2x अपॉन टोटल मास इक्वल टू 0। वो टोटल मास उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन समझ में आ रही है यस सर। सबको? Yes, sir. राघवन समझ गए भाई? Yes, sir. ठीक है जी। तो x कितना हो गया, देखो x हो गया 13/2। सही है। बोलो कुछ। Yes. Yes, sir. अच्छा सी सॉ देखा है सबने, सी सॉ? Yes, यस sir. सर। सी सॉ, ठीक है। सी सॉ में जो हिंज होता है, फलक्रम होता है, वो कहाँ लगा होता है, सेंटर में लगा होता है। यस यस सर। सर। ठीक है, हमने क्या किया, एक थोड़ा सा अजीब सा सी सॉ बना दिया, ऐसे वाला। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये वाला वेट इग्नोर करो आप, ये जो वेट है ना ये रॉड का, इसको इग्नोर कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। Yes, sir. कर ओके देते सर। हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कहीं से हम बहुत ही लाइट रिजिड मटेरियल ले आए जो कि अवेलेबल नहीं होता, और हमने इसको बना दिया, है ना। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे ये आके बैठ गए, ठीक है जी। इनका वजन लिख देते हैं हम 100 kg का वेट है। ये लेंथ लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है ना, और ये 3 मीटर है। अब आपको बताना है कि यहाँ किसे बैठाएं कि ये सी सॉ बैलेंस हो जाए। इनका वेट बताना है आपको। ये व्यक्ति छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में? बड़ा होना चाहिए सर। सोच लो यार। तो छोटा होना चाहिए ना, क्योंकि लेफ्ट साइड उसका हुआ। हाँ वो सोच लो आराम से, है ना। तो करो, सॉल्व करो, और फिर जो आंसर आए वो मुझे बताओ कि सी सॉ बैलेंस हो जाए इसके लिए क्या होना चाहिए ना। हमने कहा ना सी सॉ तब बैलेंस होता है जब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे, Origin पे। इस जगह। ये फलक्रम जहाँ लगा हुआ है इस पे होगा, या हिंज पे होना चाहिए ना, पॉइंट ऑफ बैलेंस पे होना चाहिए।
100/3 होगा क्या? बिल्कुल सही है, 100/3। Yes, sir. 100/3. यस सर। किसी को समझाना है कैसे हुआ 100/3? सर ये समझ कम आ रहा है थोड़ा, मतलब ये पूरा डायग्राम। डायग्राम कौन समझ में आया? मतलब सर अगर ये दोनों बैठे नहीं होते तो बैलेंस था पहले। नहीं, बैलेंस क्यों था? बैलेंस हो गया इनके बैठने से। तो आपको बताना यहाँ किसे लाके बैठाएं, कितने वजन वाले को। समझ रहे हो बात? सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि हम लोगों को तो वहां पे और मतलब एक और हैवी पर्सन कोई बिठाना चाहिए यस सर, ना मैं कि भी वही सोच रहा हूँ। तो नहीं है, हाँ यही तो बात है। चलो और करते भी है ना कि अगर सीसॉ सेंटर पे होता है ना, यहाँ पे होता है इस जगह पे, यानी 1 और 3 के ठीक बीच में, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, तो 100 को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना बिठाना पड़ेगा? 100। ठीक है ना, पक्की बात? हाँ सर। कुछ तो बोलो। यस सर, ये तो पक्की बिल्कुल। बात है। हाँ, अब हमें सेंटर ऑफ मास रखना है यहाँ, तो इसको ओरिजिन मान लें थोड़ी देर के लिए, चलेगा? यस सर। तो ओरिजिन ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1 और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? सॉरी 3। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3। ये बात ठीक है ना? इसके मास को x कह देते हैं, ठीक है ना? तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ सेंटर ऑफ मास में? -100। उसका Yes, कितना sir. हुआ? 3x। और मिलके कितना हो जाना चाहिए? 0 0। तो x कितना है? 100/3। लेकिन सर मतलब हाँ कि सॉल्व तो हो गया बट हाँ, वो समझ फीलिंग नहीं आ नहीं रहा आ रही है। कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, हाँ फीलिंग नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही, एक बार जरा मुझे बताओ कि उसमें आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या लग रही है ना, वो उसी को डिस्कस करते हैं। सर मतलब मेरे को लॉजिकली लग रहा है कि एक और मतलब वहाँ पे हैवी पर्सन को होना चाहिए। बेटा और यही तो मतलब मैं कह रहा हूँ। देखो सर देखो ये बात समझो ना, मैंने यही कहा कि देखो जब आपका सी सॉ सेंट्रली बैलेंस्ड होता है, यानी बीच में लगा होता है, तो जितना यहाँ रखोगे वेट उतना ही यहाँ रखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। मानते हो इस बात को? हाँ यस सर। सर। अच्छा, अब जब मैं इसको सेंटर से हटा देता हूँ, ऑफ सेंटर कहते हैं इसको, ऑफ सेंटर, तो ऑफ सेंटर होने पे दोनों वेट सेम नहीं होंगे, तो मानते हो? यस हाँ सर। सर। ठीक है। अच्छा, फिर ये बात सोचो, अगर मैं इस हिंज को यहां से हटा के यहां लगा देता हूं, तो किसको ज्यादा डिस्टेंस का फायदा मिल रहा है? राइट राइट वाले को वाले या को। राइट वाले को? तो जिसको डिस्टेंस का फायदा ज्यादा मिल रहा है उसको वेट का फायदा कम मिलना चाहिए ना, अगर कुछ बैलेंस होना है तो। हाँ सर ठीक पक्की है, बात। समझ आ गया। यहाँ W1 लिख दिया हमने, यहाँ W2 लिख दिया, तो आप कह सकते हो ना W1 इज ग्रेटर देन W2। W1 के पास एडवांटेज किसका है? वेट का। डिसएडवांटेज किसका है? डिस्टेंस का। हाँ सर समझ आ भाई गया। सेंटर ऑफ मास में दो चीजें, एक है वेट, एक है डिस्टेंस। अगर हमें बैलेंसिंग करनी है, जीरो पे लाना है सेंटर ऑफ मास को, ओरिजिन पे लाना है, तो उस केस में एक में एडवांटेज है तो दूसरे में डिसएडवांटेज होना पड़ेगा ना। हाँ सर तो समझ आ गया। W2 के पास एडवांटेज किस चीज का है? डिस्टेंस का। तो डिसएडवांटेज किसका होगा? वेट का। वेट का। तो हल्का व्यक्ति भारी व्यक्ति को बैलेंस कर सकता है ये काम करके। यस सर। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ, हालांकि वो स्ट्रिक्टली सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट मैं ड्राइंग बनाता हूँ, आप बताना मैंने क्या बनाया है। तराजू। हाँ, इसको कहते हैं बीम बैलेंस। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बीम बैलेंस। ये बीम है इसलिए बीम बैलेंस। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, अब ये बात सोचना, मेरी बात ध्यान से सुनना। बीम बैलेंस अगर ईमानदार बीम बैलेंस है, बेईमानी नहीं की जा रही है, तो उसमें ये वाला साइड ऑफ द बीम और ये वाला साइड ऑफ द बीम इक्वल लेंथ के होने चाहिए। यस सर। यस ये सर। वाला पैन और ये वाला पैन इक्वल मास के होने चाहिए। मानते हो इस बात को? यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो जब इस बीम बैलेंस को हम होल्ड करेंगे, कहाँ से होल्ड करेंगे? यहाँ से, है ना भाई। हमने अपना हाथ इसके अराउंड रैप कर लिया ऐसे, और इसको पकड़ लिया ऐसे ना, ये पकड़ लिया हमने, बीम बैलेंस को होल्ड कर लिया। ठीक है जी। तो ये बराबर रहेगा अभी एकदम, Yes, ये sir. बीम हॉरिजॉन्टल रहेगी, मानते हो? यस सर। अच्छा ठीक है।
एक काम कर लेते हैं, मैं आपको एक है ना रीजनिंग का क्वेश्चन देता हूँ कि लेट से इस बार हमारे बेईमानी हो रही है। यहाँ पे ये वाली लेंथ है L1 और ये वाली लेंथ है L2 और L1 इज ग्रेटर देन L2। पक्की बात? यस सर। एकदम क्लियर? यस सर। अच्छा अच्छा, आप खरीदने वाले बनना चाहते हो या बेचने वाले, या डिसाइड कर लो पहले। सर बेचने वाले। बेचने वाले बनना चाहते हो, ठीक है, बन गए सब लोग बेचने वाले। यस सर। ठीक है, आपका प्रोडक्ट जो है वो है फूल गोभी। फूल गोभी बेचते हो आप, ठीक है जी। अच्छा, अब गोभी कैसे बेची जाती है? एक तरफ गोभी रखते हैं, एक तरफ काउंटर वेट रखते हैं। क्या क्या रखते हैं? काउंटर वेट देखा आपने सब्जी वालों के पास, यस सर। हाँ सर। है ना, एक ऐसा इस तरह का वेट होता है ना। तो यस। ठीक है, अब आप गोभी बेचने बैठे हो, ये है 1 किलो का काउंटर वेट। किसी ने आपसे मांगी 1 किलो गोभी, आपने कहाँ गोभी रखनी है और कहाँ काउंटर वेट रखना है ताकि आपका फायदा हो। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? आप फूल गोभी के सर लेफ्ट साइड में रखेंगे। सोच लो, आराम से सोच लो बेटा, सब लोग अपना आंसर बिल्कुल ऐसे रख लो, है ना, और गोभी के धंधे में नुकसान नहीं उठाना, ये देख लेना, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, सब लोग अपना अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लो, फिर हम डिस्कस करते हैं कि एक शातिर गोभी बेचने वाले को गोभी किस तरफ रखनी चाहिए कि उसका फायदा हो। लिख लिया सर। यस सर। पक्का? यस सर। Yes, Yes. sir. ठीक है, सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ कि मैं काउंटर वेट जो है, काउंटर वेट वो किस तरफ रखूं, L1 की तरफ या L2 की तरफ? सर मेरा है L2। हाँ सर। सर सर L2। L2। अभी वोटिंग करा लेते हैं। देखो जी, L1 वाली जनता, L2 वाली जनता, ठीक है जी। कितने लोग कह रहे हैं L2 की तरफ रखना है? अपने अपने नाम बताते जाओ। सर सर प्रियांशु। अनवी। सूर्यांश। अनवी ने कहा है कि L2 की तरफ रखेंगे, और सूर्यांश, प्रियांशु। सूर्यांश, प्रियांशु, नुपुर। एंड प्रियांशु, सूर्यांश। नुपुर, सूर्यांश। सूर्यांश, L2 वाले और आ गए। राघवन। राघवन भी L2 कैंप में अभी, राघव, भव्या. भव्य भी L2 कैंप में। वाह, और बताओ जी, और बताओ, और कोई? चलो, L1 कैंप में कौन कौन है? Sir Ananya. अनन्या, और सर कोई? अर्पित। अर्पित, अर्पित, और किसी ने? सर लवीना. अच्छा, संभव भी है, संभव भी है, लवीना भी है। संभव इस कैंप में है और लवीना है। कोई बचा तो नहीं, देख लो। सर 4 बज गए ना। नहीं तो फिर वो जिनके आंसर नहीं देना चाहते तो अलग बात है भाई, डेमोक्रेसी में वोट नहीं देना भी आपका अधिकार है ना। बाकी कोई आंसर देना चाह रहा और छूट गया हो तो बता सकते हो अभी, है ना। ठीक है, चलो करें डिस्कस। तो पहले L2 डिस्कस कर लेते हैं। L1 इज ग्रेटर देन L2, है ना। तो L2 की साइड पे काउंटर वेट रख के गोभी बेचते हैं। तो ये हमने रख दिया 1 kg वेट, और यहाँ रख देते हैं x ग्राम ऑफ गोभी। ये बात ठीक है? यस सर। हम बैलेंस तभी होगा जब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, यस सर। मानते हो Yes. ना। तो x टाइम्स L1 किसके बराबर होना चाहिए? 1 टाइम्स L2 के। सही है? कुछ तो बोलो हाँ ना। यस यस सर। सर। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई? 1 इंटू L2 बाई L1। अच्छा, L2 बाई L1 1 से बड़ा नंबर है कि 1 से छोटा, ये बताओ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। छोटा। छोटा नंबर है नंबर सर। है। x लेस देन 1 kg हो गया, यस सर। ठीक है। तो आपने यहाँ पे 1 किलो से कम गोभी रखी और क्या कह के बेचा उसे? 1 1 kg। 1 किलो कह के One. बेचा। कमा लिए पैसे।
भाई आदमी गोभी के पैसे ये- देता है या यस काउंटर वेट के पैसे देता है? गोभी गोभी के के। अरे काउंटर वेट के, उसको थोड़ी पता गोभी कितने वजन की है, वो तो इसे देख के देता है ना यार। यस सर। पक्की बात है ना, गोभी के पैसे नहीं मिलते, किसके मिलते हैं? काउंटर वेट के। काउंटर वेट के मिलते हैं, ठीक है ना। तो काउंटर वेट आपने रखा 1 kg, जिसके पैसे मिले आपको, लेकिन आपकी जो गोभी गई हाथ से वो कितनी गई? 1 kg से 1 लेस। kg से कम। ये लॉजिक समझ में आ गया? तो अब अगर बेईमानी करनी होगी गोभी के धंधे में, तो गोभी किस साइड रखेंगे? लेफ्ट साइड। अरे लेफ्ट साइड, सेंटर, सेंटर से जिस तरफ की बीम छोटी है उस तरफ, सॉरी वो काउंटर वेट किस साइड रखेंगे? जिस तरफ छोटी बीम है, छोटी बीम की तरफ काउंटर वेट, और बड़ी बीम की तरफ गोभी। गोभी रखेंगे। सर हाँ L1 वाले फिर सही है ना? क्या कह रहे हो बेटा? सर L1 सही है आंसर ना हमारा नहीं, गोभी L2 रखने वाले में? सही हो गए ना। हमने तो पूछा था ना काउंटर वेट किधर रखना है, क्वेश्चन तो ये था ना। सर सर मैं मैंने गोभी रख रही थी। गोभी किधर रखनी है? यार ऐसे मत मैं भी करो, गोभी रखा। इतना डिस्कस होने के बाद ये शुरू में पूछ लेते, बहुत क्लियरली मैंने कहा था काउंटर वेट किधर रखना है। सर यही मैं तो पूछा था। गोभी रख रहा था। वो ठीक है, मतलब है ना, लेकिन शुरू में तो डिस्कस ये हुआ था ना कि काउंटर वेट किस साइड रखना है। आ गया? बाकी लोगों को क्लियर हो गया ना, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? यस सर। ठीक है ना। तो देखो हमने सेंटर ऑफ मास सीखते सीखते गोभी के धंधे में फायदा कैसे उठाएं ये भी सीख लिया है ना। सर हाँ जी। मतलब अगर हम यहाँ पे कोई भी काउंटर वेट और कोई गोभी ना रखे तो फिर वो ऑलरेडी वो एक्स वाली साइड नीचे हो जाएगी ना? हाँ झुक जाएगा, तो उसका तरीका होता है ना कि ये पैन जो होते हैं वो पहले से सेट करके रखने पड़ते हैं कि खाली में दिखाएं तो सीधा रहे। ये दोनों पैन फिर सेम वेट के क्या नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो क्या होगा, कोई कहे मुझे चेक कराओ कि आपका वेट सही है कि नहीं है, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप दिखा दोगे ऐसे पकड़ के, ये तब हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन जैसे ही आप एक्स्ट्रा वेट ऐड करोगे, ये वाला लॉजिक लगना शुरू हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। यस। यस सर। ये बेईमानी ऐसे होती है। समझ गए? इस पे बेस्ड क्वेश्चन दूं, सॉल्व करोगे? यस सर। यस सर। देखो ऐसा है कि हमने गोभी खरीदी, ठीक है जी। तो जब हमने गोभी ली तो हमें पता था कि ये जो यहाँ है, यहाँ बेईमानी हो रही है। तो हमने कहा पहले गोभी रखो लेफ्ट वाले में। तो इसके बाद जो काउंटर वेट से बैलेंस हुई वो आया W1, नोट कर लो इसको। जब हमने लेफ्ट पैन में गोभी रखी तो कितने वेट से बैलेंस हुई? W1। W1 से। फिर अब हमने उसको कहा गोभी वाले को, हमने कहा एक काम करो, अब गोभी को इधर ला के रख दो। तो हमने गोभी यहाँ से उठाई और यहाँ ला के रख दी। क्या इस बार उतने से ही बैलेंस हो जाएगी? नो सर। नो तो इस बार बैलेंस हुई नो सर। W2 से। किससे बैलेंस हुई? W2। W2 से। अब आपको बताना है कि जो गोभी का असली वेट है X, वो W1 W2 की टर्म्स में कितना है। कर लोगे काम? हाँ सर। शुरू हो जाओ। सर इसमें यही है ना, L1 इज ग्रेटर देन L2। हाँ वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो चाहे मान लो इस क्वेश्चन में, है ना। लेकिन अगर मानना चाहते हो तो मान लो, है ना। वैसे तो इस क्वेश्चन के सॉल्व होने पे इस फैक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने दोनों साइड रखवाया है। एक बार एक्स इधर भी रखवाया, एक बार उधर भी रखवाया है। तो कुछ ऐसा करना होगा कि L1 L2 क्या हो जाए सॉल्व होते होते? कैंसिल हो। हाँ कैंसिल हो जाए, एलिमिनेट हो जाए ना। तो वो करके देखो, एक बार देखो। सही है अनवी, आपका आंसर ठीक है एकदम।
किसी और का आंसर आया? सर अंडर रूट W1 into W2. बिल्कुल सही बेटा, एकदम सही है। सूर्यांश का? यस सर. ठीक है सूर्यांश, एकदम सही है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, मुझे बहुत टाइम लगाओगे फिर। मान लो हमने देखो इधर रखा, हम गोभी इधर रखी है हमने, तो XL2 को किसने बैलेंस किया? W2L1 ने, ये मानते हो? देखो XL2 इक्वल टू W2L1, ये क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट जब हमने पहले रखा था तो उस साइड रखा था, तो XL1 को किसने बैलेंस कर रखा था? W1L2। W1L2 ने बैलेंस कर रखा था। इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो इधर x² आ जाएगा, इधर आ जाएगा W1 W2 और L1 L2 कैंसिल हो जाएगा, देखो L1 L2 L1 L2, तो ये आंसर आ गया। यस। ठीक है ना? तो अगली बार गोभी लेने जाएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग शॉर्ट वाले पे रखेंगे. दोनों साइड नहीं, रखवाएंगे। आप ना दोनों साइड रखवाओगे, आपको तो इस बार सही चीज के पैसे देने हैं ना, तो आप क्या करोगे, सही मतलब एक बार इधर रखवाओगे, एक बार उधर रखवाओगे, फिर कैलकुलेटर निकालोगे, दोनों का रूट लोगे, रूट लेके जो आएगा उसके पैसे पे करोगे, सही है ना? सर ठीक है, और ये समझा देना फॉर्मूला उसको कि भाई ऐसे सही गोभी के पैसे पे होते हैं। सर हाँ जी। सर मुझे एक डाउट था, हाँ हाँ, सपोज अगर वो वेट अगर तराजू का ही अलग अलग रखता है तो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो पता लग जाएगा ना, खाली में पता लग जाएगा अगर वो दोनों वेट जो है अलग अलग हैं, है ना? नहीं तो सर, ये तब तो उसमें मतलब जैसे अभी हम उसके तराजू के वेट को कंसिडर नहीं कर रहे, उसमें बेटा तो मेरी होगा बात ना। सुनो ना, देखो समझो, अब वो कौन सी तरह की बेईमानी कर रहा है? सेंटर पे हिंज रख के दोनों तरफ के वेट डिफरेंट रख रहा है, या वेट सेम रख के सेंटर से ऑफ सेंटर रख रहा है हिंज, इसको वो एक बार क्लियर कर लो आप पहले। दो तरह की बेईमानी हो सकती है ना, एक तो कि मान लो मैंने एक पैन ही जो है वो जरूरत से ज्यादा भारी कर रखा है। सर मान लो बहुत हुआ तब. नहीं तो दोनों हुआ तो हम चेक कर लेंगे ना, वो तो बात देखो, समझो मेरी बात, अगर आपने ये वाली बेईमानी कर रखी है कि ऑफ सेंटर है, ठीक है, तो उस केस में जो आपका ये बीम होगा, ये खाली में कभी भी हॉरिजॉन्टल रहेगा ही नहीं, वो एक तरफ झुक जाएगा, हाँ सर. है ना? और अगर मान लो आपके पैन दोनों जो हैं वो अलग अलग मास के हैं और ये बीम सेंटर में है तो भी झुक जाएगा। तो अगर झुका हुआ बीम है आपका पहले से, मेरी बात हाँ समझ तो रहे हो, फिर तो स्टार्टिंग तो में फिर दिख गड़बड़ जाएगा. है, स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा वो, ठीक है ना? सर हाँ पर सर. जैसे अगर ऑफ सेंटर हुआ तो वो उसका वेट भी उस हिसाब से कर सकते लेकिन हैं ना वो कि वेट कर लेगा, लेकिन वेट करने पे एक बार वो बैलेंस हो गया, जैसे मेरी बात समझो, जैसे मान लो कि ऑफ सेंटर रखा हमने, तो हमने कहा था ना कि जब ऑफ सेंटर होता है तो जिधर लेंथ एडवांटेज होता है उधर वेट कम होता है ना? तो मान लेते हैं कि ये जो है हमारा 0.8 ग्राम है, 0.8 किलोग्राम है, और ये 1 kg है, ऐसा मान लेते हैं, ये खाली पैन का वेट है और अभी ये हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, तो 1 इंटू L1, तो L1 बराबर 0.8 L2 हो गया, ये लॉजिक क्लियर है आपको? L1 यस सर। इंटू 1 इक्वल टू L2 इंटू 0.8, ये लॉजिक क्लियर है ना? यस सर. अब आप लेट से, अब आपने कहा कि क्योंकि आपका L1 ज़्यादा है L2 से, तो हमने कहा फ़ायदा कमाने के लिए छोटे वाली साइड पर रखते थे ना वेट को, काउंटर वेट को, तो आपने यहाँ 1 kg का काउंटर वेट रख दिया। अब मानते हो इस बात को? यहाँ x की गोभी रख देता हूँ मैं, कुछ तो बोलो हाँ ना। यस यस ठीक है, तो अब अगर ये बैलेंस्ड है तो 1 प्लस एक्स इंटू L1, 1
प्लस 0.8 इंटू L2 को बैलेंस कर रहा होगा। यस सर। Yes, sir. अच्छा 1 L1 और 0.8 L2 पहले भी बैलेंस हो रहे थे, तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा। यस सर। तो अभी भी इक्वेशन x L1 इक्वल टू 1 L2 आई कि नहीं आई, जो पहले आ रही थी। हाँ सर। तो फायदा उतना ही हुआ जितना होना था। हाँ सर। इसका मतलब आपको सिर्फ बीम कैसी देखनी है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल देखनी है, बाकी तो जो हो रहा है वो बदमाशी चलती रहेगी वहां पे, ठीक है ना। तो एज अ कस्टमर आपका काम क्या है, दोनों तरफ गोभी रखवानी है और रूट ले लेना है। एज अ दुकानदार आपका काम क्या है, फेयर प्ले खेलना। अरे नहीं फेयर कौन, दुकानदारी में फेयर थोड़ी चलता है, फिर तो कमा लिए पैसे हमने। जो छोटी वाली साइड है उधर काउंटर वेट रखना है, पैसा कमाने का तरीका सही है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मॉरली करेक्ट है, मैं कह रहा हूँ माल इसी से बनेगा। यस सर ठीक है। हाँ समझ गया ना, ऐसा है। देखो पुण्य कमाना है तो बराबर रखें, ठीक है जी, माल कमाना है तो बराबर ना रखें, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। चलो और देख लेते हैं सेंटर ऑफ मास। यहाँ से सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यस सर। Yes. चलो जी आगे चलते हैं। अगर एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट समझते हो, हर जगह एक जैसी डेंसिटी वाला, यस सर। तो उसका सेंटर ऑफ मास इज द सेम एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, ठीक ही होगी यार, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास इज द सेम एज सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये बात समझ सकते हो, यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी आपको एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दे रखा हो जो कि यूनिफॉर्म है, तो आप उस पूरे को रिप्लेस कर सकते हो उसके सेंटर ऑफ मास से। अभी के लिए मान लेंगे ये बात। क्या सर? यस सर। सर एक अगर बार फिर से मेरी बताना। बात समझो, अगर आपके पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड, फैला हुआ, लेकिन कैसा है, यूनिफॉर्म, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किससे, सेंटर ऑफ मास से, एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हो। यानी बजाय इस पूरे मास को डिस्कस करने के लिए इसका मास इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लें थोड़ी देर के लिए, होता नहीं है, सिर्फ मानना है, ठीक है ना। Yes, sir. ओके सर। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो कि इस तरह से हमने कुछ स्क्वायर टाइल्स हैं, ये रख रखी हुए हैं, 1 2 3 है ना। इस पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं, ये सारे आइडेंटिकल टाइल्स हैं, है ना, स्क्वायर टाइल्स हैं, और इसकी साइड को L कह देते हैं, ये ओरिजिन है। आप मुझे ये 3 टाइल हो गए, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करके बता सकते हो, यस सर। ठीक है। देखो हिंट ये है कि आपको इनको सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करना है, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर, और ये हो गया इसका सेंटर। अब इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है सिस्टम का विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, कर लोगे या और आगे थोड़ा सॉल्व करूंगा इसको, सर पहले ट्राई कर लो। एक बार ट्राई कर लो, ठीक है ना। अगर तीनों के मास सेम है तो क्या ले लें मास को कि क्वेश्चन आसान हो जाए। 1 1
1, वेरी गुड, है ना। कई लोग कहते हैं एम 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 ले लें, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें ऊपर नीचे काटना पड़ता है, इससे अच्छा 1 1 1 ले लेंगे, ठीक है ना। सही है, एकदम सही, सही सही करो। सेवन एल बाय सिक्स अभी देखते हैं बेटा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अभी देख लेते हैं। यस सर। ठीक है, एक काम करते हैं ना, देखो सबसे पहले इनके एक्स कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। अगर ये एल है तो ये l/2 कॉमा l/2 हो गया, ये बात समझ आ रही है। l/2 ऐसे, l/2 ऐसे। यस 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 सर। सर। अच्छा, ये वाला जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से यहाँ तक? 3l/2। 3l/2 और l/2 y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात? यस यस सर। अच्छा, इसके लिए बोल दो कितना लिखूं? 3l/2 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 3l/2, वेरी गुड, ठीक है। तो अब XCM निकाल लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? l/2। इसका कितना हुआ? 3l/2। और फाइनली इसका कितना हुआ? 3l/2। और टोटल कितने से डिवाइड करना है? 3 से। क्लियर है? सर 7l/6। हाँ, तो देखो कितना हो जाएगा, 3 3 6 7, तो 7l/6, है ना। और दूसरे का 5/6। दूसरे का YCM देख लेते हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? l/2 l/2 3l/2 अपॉन 3, सही है ना। तो कितना हो गया? 3 + 1 + 1 5 5/6। 6, तो 5l/6 आ जाएगा ऐसे। यस सर। कर यस लोगे? यस सर। यस अच्छा, सर। टाइल वाले क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे? कितनी टाइल्स लगा रखी हैं ऐसे करके? यस सर। यस चलो और देखते हैं ना। इस बार देखो हमने एक एल शेप्ड प्लेट बनाई है। एक प्लेट एल शेप्ड है, एल की शेप में प्लेट है, यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसे मटेरियल से बनी हुई, एक जैसी थिकनेस है। इसको ओरिजिन लेते हैं, ये ओरिजिन है। इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है आपको। इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। कर लोगे? क्या लग रहा है, कर पाओगे? यस सर। हो जाओ शुरू। कर रहे हो भाई सॉल्व? हाँ सर।
सर 1,5/6 है क्या? अभी देख लेते हैं बेटा, चलो इसका मेथड देखेंगे। देखो यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, ये पूरी एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट, सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेट दिख रही है सबको? यस सर। अच्छा, अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास देखता हूँ तो इस पॉइंट पे होगा, ये पॉइंट होगा 0.5, 1.5, बोलो हाँ। यस सर। जबरदस्ती हाँ मत कहना, अगर नहीं Yes, समझ sir. में आया तो पूछ लेना कैसे लिख दिया है। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो ये वाली एक प्लेट दिख रही है सबको, ये वाली, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा इस जगह। ये डिस्टेंस 2 है, मानते हो 2? यस यस सर। सर। तो यहाँ से तो सेंटर ऑफ मास 1 पे है, तो यहाँ से टोटल 2 पे हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, और ये जो हुआ 0.5 हुआ, ये मानते हो? यस। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इस वाली प्लेट और इस वाली प्लेट का मास सेम है? ये प्लेट और ये प्लेट का मास सेम है, यस और नो? नो। 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 क्यों मास सेम नहीं है? क्या डिफरेंट है इस वजह से मास सेम नहीं है? बोलो बोलो, इन दोनों का क्या डिफरेंट है जिस वजह से मास सेम नहीं है? लेंथ। ना, लेंथ। एरिया बेटा, एरिया। एरिया। हाँ। एरिया। तो जो फ्लैट फिगर्स हों, क्या कहा मैंने? फ्लैट फिगर्स, उनमें मास प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये रूल याद रखोगे? कुछ तो बोलो यार। यस सर। अगर 3 डायमेंशनल फिगर होंगे तो मास प्रोपोर्शनल टू क्या लेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है ना, सॉलिड होंगे तो, है ना। और लीनियर होंगे तो क्या लेंगे? अरे लेंथ। लेंथ, है ना। तो अभी देखो इसका मास कितना है, इस वाले का? इस प्लेट का मास कितना है, ये वाले का? इसका एरिया कितना है? एरिया 3। 3। तो 3. मैं ऐसे लिख दूं 3 इंटू कितना कंट्रीब्यूशन करेगा? ये 0.5 का है ना, 0.5 समझ, XCM में। अच्छा, इसका एरिया कितना है? 2। 2। तो 2 इंटू 2, 2. ये सही है, 2 इंटू 2 अपॉन टोटल डिवाइड किससे करना है मुझे? 5। इससे। समझ आ रही है बात? Yes, sir. YCM लिखते हैं। Y में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1.5। तो 3 इंटू 1.5 प्लस 2 का कंट्रीब्यूशन कितने का है? 0.5 का। 2 इंटू 0.5 अपॉन फिर से 5 कर देंगे ऐसा। Yes, sir. समझ में आ रही है बात अच्छे से? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी हमारे पास इस तरह का कोई फिगर आए, है ना, मैं आपको एक होमवर्क जैसा दे देता हूँ। मान लो हमारे पास एक आई शेप्ड फिगर है, पिछली बार एल था, इस बार क्या शेप बना रहे हैं हम? I. आई बनाए या टी बनाए? क्या टी। टी बना लेते हैं, चलो टी बना लिया हमने। इसको 4 लिख देते हैं, ये 4 है, ये 1 है, ये भी 1 ही ले लेते हैं, और ये 3 ले लेते हैं ना। ओरिजिन कहाँ लें? ओरिजिन ये ओरिजिन हो गया, ठीक है जी। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लोगे कल तक, मतलब जो भी अगली क्लास है ओके सर। कर लोगे। अच्छा, ये कर लोगे तो एक और लिख लो फिर, है ना। क्या बनने जा रहा है? ई। ई, ठीक है जी।
ये 4 है, 1 है, 1 है, ये भी 1 है। मतलब हर खाली स्पेस को 1 कह दो आप। ये भी 1 है। मिल गए सारे डायमेंशन। सर वो वाले कितने हैं? कौन सा वाला बेटा? ये मतलब इस वन और ऊपर ये 4 है ना, 4। इसके नीचे एक और लाइन है। 1 1 1 1 और 1। कोई खाली रहा? ये वाला खाली रह गया ना, ये वाला, ये वाला, इसको भी 1 कह देते हैं। क्लियर हो गया? अब देख लो कोई डायमेंशन छोटा तो नहीं हो रहा। सर ये हॉरिजॉन्टल वाले कौन सा बेटा? ये? हाँ हाँ, ये रह गया ना, इसको 2 लेते हैं। 1 2 और 1 टोटल मिला के 4 हो जाएगा ना, इसको 2 ले लेते हैं। बिल्कुल सही है। अब सही है, सारे डायमेंशन आ गए हमारे पास। देख लो सर लास्ट वाला कौन जो सा, है, लास्ट वाला कौन सा? सर मतलब सेकंड लास्ट। हाँ ये वाला, ये हाँ ये तो अपने आप 3 हो जाएगा ना बेटा। देखो अगर ये 4 है, इसमें से 1 कम कर दिया आपने, हाँ सर ठीक है। वो तो 3 हो गया ना अपने आप, है ना? कर लोगे? अब कर लोगे? तो ये T का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है और E का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। और या तो अपने आंसर पोस्ट कर देना ग्रुप में, है ना, या सॉल्यूशन पोस्ट कर देना, जैसे भी करना चाहो। कार वाला एग्जांपल का आंसर बता दूं एक बार मैं? हाँ यस सर। सर। हाँ, तो ये कार है और ये जा रही है इस तरह से कर्व सड़क में। तो आंसर ये है कि जो इनर व्हील होगा, है ना, यहाँ पे N1 कह देते हैं, यहाँ नॉर्मल N2 कह देते हैं। तो इनर व्हील पे नॉर्मल रिएक्शन कम होता है, N1 लेस देन N2 होगा। और कार अगर बहुत तेज़ी से निकली तो इस तरह टॉपल कर जाएगी, इस तरफ पलट जाएगी कार। मतलब N1 ज़मीन से उड़ जाएगा और N2 वाले टायर के ऊपर कार पलट जाएगी ऐसे। यस सर, ये इतना समझ आ गया, लेकिन रीजन क्या होगा? उसका रीज़न ऐसा होता है बेटा, देखो ऐसे होता है कि आप इमेजिन करो हमारी कार एक बॉक्स है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर सकते हो, यहाँ हमारा व्हील एक टच हो रहा है या व्हील दूसरा टच हो रहा है, मान सकते हो बात? यस सर। कार जा रही है इसमें, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा बाहर की तरफ। यस सर। अब इसके आगे का पॉइंट जो होता है उसको टॉर्क कहते हैं। तो इस व्हील के अबाउट है ना, ये टॉर्क लगने लगेगा और इस टॉर्क की वजह से इस तरह से कार में एक टेंडेंसी टू टॉपल आ जाएगी। अब टॉर्क जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, सर लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स भी तो काम कर रहा होगा नहीं ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। हमने पिछली बार बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि विद रेस्पेक्ट टू द कार सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, विद रेस्पेक्ट टू द कार। हाँ सर, लेकिन अगर कोई बाहर से मतलब कोई देखेगा, बाहर से देखेगा तो वो ये थोड़ी कहेगा सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है, वो तो कहेगा सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है, अंदर की तरफ मिल रहा है, लग नहीं रहा है। हाँ तो अगर मिल ही रहा है बेटा तो मेरी बात समझो ना, वो कोई और दे रहा होगा ना, वो तो वो कोई फोर्स तो है नहीं अपने आप में सेंट्रीपेटल फोर्स। वो तो एक फोर्स है जो अवेलेबल होना चाहिए, तो वो तो जो व्हील्स में फ्रिक्शन होगा उससे आ रहा होगा। हाँ सर, तो अगर कोई बाहर से देखेगा बाहर से तो देखेगा, उसको तो हाँ तो मतलब सेंट्रीफ्यूगल मतलब होगा ही नहीं, तो इसलिए वो टॉपल नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं मतलब नहीं, सेंस देखो नहीं, उसके रेस्पेक्ट में कार जो टॉपल कर रही है ना, इस बात को समझना, ठीक है, वो यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन में होने वाले चेंज से कर रही है। मैं आपको टॉर्क समझाने तक रोक लूँ ये वाला डिस्कशन, हाँ सर ओके। है ना? एक बार टॉर्क मुझे समझाने दो, आपको अगले ही चैप्टर में है। जैसे ही टॉर्क समझाएंगे एक बार फिर से मुझे समझ लेना कि विद रेस्पेक्ट टू अ पर्सन लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड ये कार क्यों टॉपल कर रही है, ठीक है ना? तब मैं आपको बताऊंगा कि इस नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क और इस नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क जो है वो इसको टॉपल कराने की कोशिश, ये टॉपल कराना चाहता है, ये रोकना चाहता है। कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है? ये, ठीक है ना? देखते हैं भी, है ना? सर जो अंदर वाला पहिया है वो उठ जाएगा तो उसका नॉर्मल ज्यादा नहीं होना चाहिए? उसका नॉर्मल तो कम हो जाएगा ना बेटा, जैसे जैसे आप ज़मीन छोड़ते जाते हो वैसे वैसे तो नॉर्मल कम होता है ना। अच्छा, मुझे पक्की लगा वो बात? ज्यादा फोर्स। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना? नॉर्मल का मतलब होता है द फोर्स विच इज कीपिंग यू इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। तो जितना यस ज़्यादा सर, आप यस ग्राउंड की तरफ अपने आप को पुश करोगे नॉर्मल बढ़ेगा, जितना आप ग्राउंड से दूर होने की कोशिश करोगे नॉर्मल क्या होगा?
कम हो कम जाएगा। हो जाएगा, ठीक है ओके ना। सर, तो जब यस। आप इस तरीके से कार को मोड़ते हो, है ना, सर वो हमारे यहाँ नॉर्मल कम क्यों हो रहा है वैसे, अगर वो सेंट्रीफ्यूगल से भी देखें तो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो बेटा ऐसे लग रही है, तो अबाउट दिस व्हील, ये वाला व्हील जो है ना, इसके अबाउट वो क्या कर रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रही है। यहाँ से वेट लग रहा है, मानते हो mg ऐसे सेंटर, अब तो सेंटर ऑफ मास समझ गए हो आप। हाँ सर। ये सेंटर ऑफ मास का टॉर्क जो है, वेट का टॉर्क, ये बचाने की कोशिश कर रहा है टॉपलिंग को, और ये गिराने की कोशिश कर रहा है कार को। अच्छा, अब मैं आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछूं, देखो मान लो मेरी कार इस शेप की ना होके इस शेप की हो जाए, ये वाले शेप की, ऐसे बस हो जाए। कार और बस में फर्क समझते हो? यस सर। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो अब देखो mg के पास जो टॉर्क बचाने का डिस्टेंस है वो तो इतना ही है, mg इंटू दिस। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पास डिस्टेंस हुआ वो क्यों काम का है टॉर्क में, समझोगे आप? ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं? यस सर। तो किसकी टॉपलिंग आसान है, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कार की या हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी बस की? हाई सेंटर ऑफ हाई ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बस की, ये बात ठीक है ना। किसी घर में वैगन आ रहा है? यस सर, है ना, बहुत सोच समझ के टर्न यस लेना, सर, ठीक है ना। यस। यस सर। देखो वैगन आर वैसे बहुत अच्छी कार है, लो मेंटेनेंस कार है, ठीक है, और सालों साल चलती है, धोखा नहीं देती है, बहुत ही रिलायबल है। प्रॉब्लम क्या है ये समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, कि वो जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है ना वैगन आर का, वो डिज़ाइन जो है वो एक ऊंचा डिज़ाइन होता है। आप इसको कंपेयर करना Hyundai सेंट्रो से, सेम एक जैसी कार होती हैं दोनों, बट आप सेंट्रो का डिज़ाइन देखें और वैगन आर का, हाइट में करीब करीब ये वाला डिफरेंस होता है। ये हो गई सेंट्रो और ये हो गई वैगन आर। अब दोनों में व्हील साइज देखते हैं, लगभग लगभग इतने ही साइज के, वो 13 इंच व्हील कहते हैं उनको, इस साइज के व्हील लगे होते हैं। किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास ज़्यादा हायर होगा? वैगन आर। वैगन आर का। का। अब आप दोनों को इस हाई स्पीड पे इस तरह घुमाने की कोशिश करो, कौन ओवरटर्न इजीली हो जाएगी? वैगन आर। वैगन आर। तो वैगन आर में बैठने वालों को इस बात का बहुत स्पेशल ध्यान रखना है कि है ना, ऐसे स्टंट नहीं करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ टॉपलिंग जो है उनकी कार में क्या है, ज़्यादा है। अब आप देखो जो कार्स हाई स्पीड के लिए बनी होती हैं उनके डिज़ाइन इमेजिन कर सकते हो कैसे होते हैं? यस सर, रेसिंग कार जो होती है इस तरह के डिज़ाइन होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनका क्या होता है, बहुत ही कम। लो होता है, बहुत लो होता है। इससे क्या होगा, अगर ये बहुत तेज टर्न भी लेती हैं तो टॉपलिंग की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, लो। कम हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि ये टॉपल नहीं हो सकती हैं, हो तो ये भी सकती हैं, लेकिन टेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है ना। चांसेस ऑफ टॉपलिंग इवन एट अ हाई स्पीड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अगर आप बस लेके स्टंट करने निकले तो टॉपलिंग के चांस सबसे ज़्यादा है। यस सर। है ना, और उतनी स्पीड पे अगर आप एक प्रॉपर्ली डिजाइन कार को लेकर जाओ तो कम हो जाएंगे, समझ गए, ठीक है ना। तो क्यों कार की स्पीड के साथ जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाना चाहिए, ये बात समझ में आ रही है? शंभू पूछ रहे हैं कि 13 इंच की जगह 15 इंच व्हील लगा दें तो टेंडेंसी कम होगी। नहीं बेटा, देखो पहली बात तो क्या होता है कि वैगन आर में 15 इंच व्हील मुझे नहीं पता एक्सल झेल पाएगा कि नहीं, है ना, बट 15 इंच व्हील लगाने से थोड़ा बेटर हो जाएगा। गड़बड़ कहाँ होगी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप वैगन आर में 13 इंच की जगह 15 इंच के व्हील लगा देते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी कि अब क्योंकि आपका व्हील साइज ज़्यादा है तो आपका जो एक्सल वेट है, एक्सल क्या होता है, जो दोनों व्हील्स को आपस में जोड़ता है, ये वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्सल के नीचे क्या होता है, इस तरीके के वो लोहे के पट्टे लगे होते हैं, ये जवाब देना शुरू हो जाएंगे तो ये थोड़े टाइम में टूट जाएंगे। अच्छा, पहला नुकसान ये हुआ। दूसरा नुकसान क्या हुआ, ये व्हील जो होंगे, क्योंकि आपने बड़ा साइज का व्हील लगाया है तो इसकी जो विड्थ होगी ग्राउंड पे वो बढ़ जाएगी। ये वाली जो विड्थ है आपकी ये भी ज़्यादा होगी, मानते हो? तो अब ये वाली विड्थ ज़्यादा है तो क्या होगा, जब आपको गाड़ी को आगे चलाना होगा तो जो ट्रैक्शन होता है, ट्रैक्शन कहते हैं इसको आप व्हीकुलर फ्रिक्शन कह सकते हो, ट्रैक्शन एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वर्ड है, ये बढ़ जाएगा। तो अब आपका जो फ्यूल इकोनॉमी है वो घट जाएगी। वैगन आर आदमी लेता क्यों है? माइलेज की वजह, फ्यूल इकोनॉमी की वजह से लेता है ना। एक एडवांटेज था, आपने वो भी खो दिया, है ना। तो इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा व्हील साइज में चेंज नहीं करते हैं। जो गाड़ी जिसके लिए बनी है लगभग उसी व्हील पे लोग चलाते हैं उसको, है ना। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं बट इतना बड़ा चेंज करना, है ना, ये
दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, समझ गए बात? सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत ठीक है, धीरे धीरे और फिजिक्स समझते जाएंगे ना तो इंजीनियरिंग माइंडसेट आ जाएगा। इनफैक्ट एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इंजीनियरिंग माइंडसेट, किसी के कभी दिखा है कभी? इंजीनियरिंग माइंडसेट है ना, बहुत ही मतलब अच्छा चैनल है ना। तो अगर कभी यूट्यूब पे टाइम बर्बाद करते ही हो थोड़ा बहुत इस पे कर लेना। ठीक है सर जी। 1.13 मिलियन सब्सक्राइबर। 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके। हाँ यार होंगे यार, मतलब ना अच्छा चैनल है तो यस सर। बहुत ही मतलब है ना सिंपल लैंग्वेज में इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं ये, तो थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट आएगा, मेरा कहने का मतलब ये है ना। ठीक है जी, चलो तो इसको कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। और मैं सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन भेजूंगा आपको, कोशिश करना उनको जल्दी से जल्दी कर लें, फिर वही हम जैसे एक बार डिस्कस किया था फ्रिक्शन हमने, वैसे कभी कर लेंगे किसी दिन। सर हाँ जी, यस सर। वो आज का पीडीएफ शेयर कर दो। पीडीएफ भेजता हूँ मैं आपको, ठीक है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग भी, ठीक है जी। ओके, थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।